Assalamu alaikum everyone. Today we will discuss section 1.4.2 which is software development models. आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स को। बेसिकली इसके अंदर टू मॉडल्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज वाटरफॉल मॉडल एंड द सेकंड वन इज एजाइल मॉडल। इसको स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स से। अब इन नोट्स के अंदर मैंने क्या क्या चीजें ऐड की हैं। सबसे पहले बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। उसके बाद फिर मैंने अजाइल मॉडल को डिस्कस किया है। उसके बाद मैंने इनका डिफरेंस शो किया है कि किस तरह से जो वाटरफॉल मॉडल है वो डिफरेंट है अजाइल मॉडल से। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐड किए हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और लास्ट में मैंने एमसीक्यूज ऐड किए हैं ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह से एमसीक्यूज एग्जाम में आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल को। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होता क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज कर रहे होते हैं। अब ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होता है ये हमें एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्रोवाइड करता है प्लानिंग के लिए कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को प्लान करना है, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, उसको बिल्ड करना है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है और मेंटेन करना है। अब वो ये कह रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल होता है उसको हम लोग यूज क्यों करते हैं, उसके आगे कुछ रीजंस हैं। दे प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ये हमें प्रॉपर गाइडलाइन या एक रोड मैप प्रोवाइड करता है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है, किस तरह से सॉफ्टवेयर को मैनेज करने में हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा ये प्लानिंग, कम्युनिकेशन और क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहा होता है और मेक श्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में डेवलप करना है। ये रीजन है जिसकी वजह से हम इन मॉडल्स को यूज करते हैं। अब कौन कौन से मॉडल्स इसके अंदर आते हैं? फर्स्ट वन इज वाटरफॉल मॉडल एंड द सेकंड वन इज अजाइल मॉडल। दोनों को हम लोग वन बाय वन इसी क्लास में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटरफॉल मॉडल को। वाटरफॉल मॉडल को सीक्वेंशियल मॉडल भी कहा जाता है या लीनियर मॉडल भी कहा जाता है। इसकी क्या रीजन है? यहाँ पे इसकी रीजन भी लिखी हुई है। The waterfall model is a sequential software development model in which each phase is completed one after another, just like water flowing downward in a waterfall. अब ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये होता है कि जैसे हम लोग फर्स्ट फेज को पहले परफॉर्म करेंगे, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करेंगे, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो हम लोग नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करेंगे। मतलब लाइन बाय लाइन चीजों को एग्जीक्यूट करना है, जिसकी वजह से इसको लीनियर या सिक्वेंशियल बोला जाता है। ठीक है, जैसे पानी जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है, सिमिलरली यहाँ पे फेजेस भी ऐसे ही मूव करती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल हम लोग ने फर्स्ट फोर फेजेस कंप्लीट कर लिया और उसके बाद दोबारा से हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाए। यहाँ पे चेंजेस पॉसिबल नहीं होती। मतलब हम लोग जब एक फेज को कंप्लीट कर चुके हैं तो हम लोग दोबारा से उस फेज की तरफ मूव नहीं कर सकते। और ये बहुत फेमस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल है। अब वो ये कह रहे हैं कि कब हम इस सॉफ्टवेयर मॉडल को यूज कर सकते हैं। इट इज सूटेबल व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर क्लियरली डिफाइंड। जब हमारे पास रिक्वायरमेंट क्लियरली डिफाइन होंगी तब हम लोग इस सॉफ्टवेयर मॉडल को यूज करेंगे। मतलब हम लोगों ने हमारे पास जो है वो कस्टमर की तरफ से रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं कि आपने ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो ऐड करनी है प्रोजेक्ट के अंदर। जब हमें क्लियरली सब कुछ पता चल जाएगा कि अच्छा ये हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है, ये फीचर्स हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करने हैं, तब हम लोग वाटरफॉल मॉडल को यूज करेंगे। और इसमें ये होता है कि रिक्वायरमेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज। हम लोग तब वाटरफॉल मॉडल को यूज कर रहे होते हैं कि जब हमें पता हो कि चेंजेस जो है वो बीच में कहीं चेंजेस हमें नहीं करनी पड़ेंगी। जैसे एक दफ़ा रिक्वायरमेंट्स डन हो गई हैं कि अच्छा ये रिक्वायरमेंट्स हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करनी है और उसके बाद हम लोग उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तब हम लोग जो है वो वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करते हैं। इसके अलावा जब हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तब हम इस मॉडल को यूज़ करते हैं। और जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो वेल प्लान्ड होता है, हर चीज़ जो है वो पहले से प्लान की जाती है, उसके बाद हम लोग इस वाटरफॉल मॉडल को यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब एक दफ़ा कस्टमर ने हमें रिक्वायरमेंट्स दे दी हैं और उसके बाद कस्टमर हमें जो है वो कुछ चेंजेस करने का नहीं कह सकता, ठीक है, तब हम लोग वाटरफॉल मॉडल को यूज करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स आते हैं? डेवलपमेंट जो है वो जैसे एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, मतलब ऊपर से स्टार्ट करते हैं नीचे जाके एंड हो जाती है। यहाँ पे ये नहीं होता कि हम लोग नीचे से ऊपर मूव कर लें या बीच में से कहीं हम लोग जो है वो किसी फेज की तरफ चले जाएं। ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट फेज। मतलब हर फेज जो है वो पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फेज की तरफ मूव कर सकते हैं। फेजेस ओवरलैप नहीं हो सकती, मतलब हम एक साथ जो है वो मल्टीपल फेजेस को परफॉर्म नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो चेंजेस होती हैं डेवलपमेंट के दौरान, मतलब जब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपने प्रोजेक्ट को तो उस टाइम पे हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। बहुत डिफिकल्ट होता है कि एक काम हम लोगों ने कर लिया और उसके बाद हम उसको रिमूव करके दोबारा से कोई और काम उसकी जगह कर लें। अब आगे हम लोग इसके फेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली इसके टोटल 6 फेजेस हैं, जबकि जब हम लोग अजाइल मॉडल को डिस्कस करेंगे उसमें 7 फेजेस होंगे। अब फर्स्ट फेज रिक्वायरमेंट का है। मतलब सबसे पहले हमें कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेनी होती है, फिर रिक्वायरमेंट की बेसिस पे हमें सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना होता है। फिर जो हमने डिजाइन कर लिया होता है उसके बाद हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं कि क्या वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं, मतलब यूजर को वो सॉफ्टवेयर असाइन कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। उसके बाद वो यूज करता है और साथ साथ जो है हम उसको मेंटेन कर रहे होते हैं।
हम लोग वन बाय वन हर फेज को डिस्कस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है रिक्वायरमेंट फेज। रिक्वायरमेंट फेज में हमें क्या करना होता है कि हमें जो कस्टमर्स होते हैं उनसे रिक्वायरमेंट्स लेनी होती है कि क्या चीज़ें हम लोगों ने ऐड करनी है सॉफ्टवेयर के अंदर। अब इसका पर्पस भी यही लिखा हुआ है, द डेवलपमेंट टीम स्टडीज वेदर द सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप एंड अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट द कस्टमर वांट। कि कस्टमर क्या चीज़ चाहता है, किस चीज़ को डेवलप करना चाहता है, हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, both the customer and the software developer work together to document। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें ना डॉक्यूमेंटेशन की तरफ फोकस होता है। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम उसको लिख लेते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर, ताकि बाद में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, बाद में कस्टमर ये ना कह सके कि मैंने तो आपको ये वाली रिक्वायरमेंट्स ऐड करने को कहा था और आपने वो ऐड ही नहीं की। ठीक है, तो उसके अंदर आगे भी तीन चीजें आ जाती हैं, रिक्वायर्ड फंक्शंस, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, इंटरफेस रिक्वायरमेंट के क्या कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड करनी है। अब इसके अंदर बेसिकली टू स्टेप्स आते हैं। जो रिक्वायरमेंट फेज है ना, इसके अंदर टू स्टेप्स आते हैं। कौन कौन से स्टेप्स आते हैं? द फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हमें कस्टमर से जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो इकट्ठी करनी होती हैं और उसके ऊपर फिर हमें एनालिसिस परफॉर्म करना होता है। उसको हमें देखना होता है कि क्या हम उन रिक्वायरमेंट्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब इसी के अंदर क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर। जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, जितने भी कस्टमर्स होते हैं जिनके लिए हम लोग प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे होते हैं, उनसे हम लोग रिक्वायरमेंट ले लेते हैं कि क्या क्या चीजें ऐड करनी है। उसके बाद हम लोग क्लियरली उस चीज को एनालाइज कर रहे होते हैं और जो इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ रहे होते हैं या इनकन्सिस्टेंसी आ रही होती है उसको हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनकन्सिस्टेंसी का क्या मतलब होगा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल दो रिक्वायरमेंट्स, यूजर ने हमें कहा है कि आपने इस प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर आपने वो दो रिक्वायरमेंट्स ऐड करनी है और वो दो रिक्वायरमेंट्स आपस में ही एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमें उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है कि आप जब सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे तो उसमें आपने लॉगिन स्क्रीन को डेवलप करना है या लॉगिन स्क्रीन को ऐड करना है, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने लॉगिन स्क्रीन को ऐड नहीं करना। तो देखिए एक दूसरे के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ऑपोजिट हो गई रिक्वायरमेंट। तो इस चीज को हमें रिमूव करना होता है या इसको सॉल्व करना होता है। इसमें जो सेकंड फेज आता है वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेज आता है। मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको आपने क्लियरली एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिख लेना होता है। ठीक है, ताकि जो है जब आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट करो तो वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको पता हो कि हमें पहले कौन सी रिक्वायरमेंट या कौन सी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है या कौन से फीचर्स आपने ऐड करने हैं। इसके अलावा जो जब आप एक दफा रिक्वायरमेंट्स लिख लेते हो डॉक्यूमेंट के अंदर तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते, फिर वो थ्रू आउट द प्रोजेक्ट फिक्स रहती हैं। फिर आपने उन्हीं को ही ऐड करना होता है। अगर फिर बीच में यूजर या जो क्या कहते हैं कस्टमर है वो अगर चेंज करने का कहे तो आप चेंज नहीं कर सकते। ये फर्स्ट फेज हम लोग डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वन है डिजाइन फेज। डिजाइन में क्या होता है कि जब आपके पास रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं तो उनकी बेसिस पे आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे होते हो। ठीक है, उसका डिजाइन प्रिपेयर करते हो और जो उसका सिस्टम आर्किटेक्चर है वो आप क्रिएट कर रहे होते हो, डेटाबेस को डिजाइन कर रहे होते हो, यूजर इंटरफेसेस को आप डिजाइन करते हो और प्रोग्राम के जो मॉड्यूल्स हैं उनको प्लान करते हो कि किस तरह से प्लान जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको मॉड्यूल्स में आपने डिवाइड करना है, पहले किस मॉड्यूल को आपने बनाना है, बाद में किस मॉड्यूल को आपने बनाना है। बेसिकली जो डिजाइन होता है वो एक ब्लू प्रिंट होता है, मतलब एक रोड मैप होती है, आपको बताता है कि आपने पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। थर्ड फेज डेवलपमेंट फेज है जिसमें आप प्रॉपर कोडिंग स्टार्ट करते हो। जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो एक्चुअल में कोड लिख रहे होते हैं। फिर उसके बाद जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, उसको आप डेवलप कर रहे होते हो डिजाइन के अकॉर्डिंग। और लास्ट में जो है वो आपका प्रॉपर जो सॉफ्टवेयर वो बिल्ड हो जाता है। फिर टेस्टिंग फेज आता है। टेस्टिंग फेज में आप प्रॉपर सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हो, उसमें से जो भी एरर्स वगैरह आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, उसके बग्स को फिक्स कर रहे होते हो और देखते हो कि क्या जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हमें कस्टमर ने दी है वो मीट कर रही है, क्या जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, सब रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने ऐड कर दी हैं या नहीं की। डिप्लॉयमेंट फेज में क्या होता है कि आप प्रॉपर उस सिस्टम को या जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया होता है उसको इंस्टॉल करते हो और उसके बाद कस्टमर को डिलीवर कर देते हो। फिर कस्टमर जो है वो उसको यूज करता है और बताता है कि क्या वो बिल्कुल ठीक बना है या नहीं बना। उसके बाद फिर मेंटेनेंस फेज आता है। मतलब जब आपने एक दफा अपना प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर दिया है कस्टमर को तो उसके बाद फिर बीच में ऑब्वियसली जब वो यूज करेगा तो कोई ना कोई बग्स आ सकते हैं, एरर्स आ सकते हैं, फिर आप उनको ठीक कर रहे होते हो। या अगर कोई नया फीचर ऐड करना है तो फिर बाद में जो है वो आप उसको ऐड कर रहे होते हो, या जो अपडेशन आपने प्रोवाइड करनी होती है वो आप जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हो कस्टमर को। मतलब ये सारे इसके फेजेस थे। अब वाटरफॉल मॉडल के एडवांटेजेस क्या है? इसमें ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फिक्स होती हैं थ्रू आउट द डेवलपमेंट। मतलब जब एक दफा आपने स्टार्ट में डॉक्यूमेंटेशन कर लिए तो बस उसके बाद फिर आप कोई भी रिक्वायरमेंट उसके अंदर ऐड नहीं करते, बस आपने वही रिक्वायरमेंट जो है वो यूज करनी होती है। इसके अलावा जो है वो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, इजीली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और हर चीज़ जो है वो क्लियरली डिफाइन होती है।
उसके बाद जो कॉस्ट वगैरह बजट वो भी सब कुछ जो है वो शुरू में डिफाइन होता है। उसके बाद जो है वो कंप्लीशन टाइम भी डिफाइन होता है कि अच्छा इस टाइम में जो है वो आपने इसको कंप्लीट करना होगा। और जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो आप स्टार्ट में ही उनको काम बता देते हो कि आपने ये टास्क करना है, आपने ये टास्क करना है, क्योंकि हर चीज़ क्लियरली डिफाइन होती है। बाद में कुछ चेंजेस तो होनी नहीं होती, इसलिए आप सब कुछ जो है वो स्टार्ट में हर किसी को उसका अपना जो है वो टास्क बता देते हो कि किसने क्या टास्क परफॉर्म करना है। और जितने भी प्रोसेस या एक्टिविटीज या जो भी रिजल्ट होते हैं वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होता है कि अच्छा लास्ट में जो है वो ये रिजल्ट आएगा। लेकिन डिसएडवांटेज ये होता है कि अगर कोई चेंज करना पड़ जाए बीच में, किसी फीचर को चेंज करना पड़ जाए या कोई नया फीचर बीच में ऐड करना पड़ जाए, तो वो आप नहीं कर सकते, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा जो कस्टमर्स होते हैं वो एट द एंड, जब प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो जाता है उस टाइम पे अपने सॉफ्टवेयर को डिलीवर करते हैं। बीच में वो अपने प्रोजेक्ट को नहीं देख सकते, या बीच में उन्होंने कोई चेंजेस करवानी है वो नहीं कर सकते, या बीच में अगर आपने कोई फीचर बिल्ड कर दिया बना दिया है तो वो उसको यूज नहीं कर सकते। लास्ट में ही उनका प्रॉपर जो पूरा प्रोजेक्ट है वो डिलीवर होगा। इसलिए लॉन्ग डिलीवरी टाइम होती है, क्योंकि काफी टाइम लग जाता है बीच में जो है वो उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इसके अलावा इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है, इसलिए कि जब लास्ट में आप प्रॉपर फुल फ्लेज जो आपका प्रोजेक्ट है वो डिलीवर करते हो कस्टमर को, तो उस टाइम अगर कस्टमर को वो प्रोजेक्ट पसंद ना आए या वो उसके एक्सपेक्टेशंस को मीट ना कर रहा हो तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और इसीलिए अगर अब देखें, अब बीच में आप टेस्टिंग भी नहीं करते, मतलब जब एक पूरा प्रोजेक्ट आप डेवलप कर लेते हो लास्ट में जाके आप टेस्टिंग करते हो और उस पर कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हो तो फिर जो बग्स वगैरह होते हैं उनको ठीक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अजाइल मॉडल को। अजाइल मॉडल को आइटरेटिव या इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग 3 फेजेस को कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद कस्टमर कहता है कि अब इस रिक्वायरमेंट को चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाया से फेज नंबर 1 को परफॉर्म करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग फेजेस को रिपीटेडली परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इसको आइटरेटिव या इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल बोला जाता है। अब इसका फोकस किसकी तरफ होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो चेंज होती रहती है, कस्टमर के साथ जो है वो कोलैबोरेशन चल रही होती है, हर वीक जो है वो मीटिंग्स वगैरह हम लोग कंडक्ट करते हैं। और हम लोग जितना भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर चुके होते हैं वो हम लोग कस्टमर के साथ जो शेयर करते हैं, उनको दिखाते हैं कि क्या इसमें कोई चेंजेस तो नहीं करनी है, ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अलावा हम लोग कंटिन्यूसली कस्टमर्स वगैरह से फीडबैक लेते रहते हैं, और जितना भी सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप कर चुके होते हैं वो हम लोग साथ साथ डिलीवर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंट सॉफ्टवेयर डिलीवरी। इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द इंटायर सॉफ्टवेयर एट वंस, एजाइल डेवलप इन स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड आइट्रेशन और स्प्रिंट। अब यहाँ पे ये नहीं होता जैसे वाटरफॉल मॉडल में हम लोग क्या करते थे कि पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को एक ही दफा हम लोग डेवलप करते थे और उसके बाद हम लोग कस्टमर को डिलीवर करते थे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को एक स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और जितने भी पार्ट्स होते हैं उसको हम लोग स्प्रिंट बोलते हैं। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर इज डेवलप इनटू अ स्मॉल इंक्रीमेंट, मतलब सॉफ्टवेयर को स्मॉल पार्ट्स में डेवलप किया जाता है। जो डेवलपमेंट होती है वो शॉर्ट साइकिल्स में अक्कर हो रही होती है, जिसे हम लोग स्प्रिंट्स बोलते हैं, मतलब जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं। इसके अलावा हम लोग कंटिन्यूसली फीडबैक ले रहे होते हैं कस्टमर से, और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं उसके बीच में भी चेंजेस चेंज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स को। जो टीम मेंबर्स होते हैं वो बहुत इकट्ठे जो है वो काम कर रहे होते हैं। और जो वर्किंग सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, जितने भी पार्ट्स हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं वो हम लोग कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग फेजेस को डिस्कस कर लेते हैं, इसके टोटल 7 फेजेस हैं। वन बाय वन हम लोग हर फेज को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब इसमें क्या होता है कि हमें कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेनी होती है, जैसे हम लोगों ने वाटरफॉल में डिस्कस किया था कि फर्स्ट फेज में हम लोग रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर लेते हैं जब कस्टमर से, उसके बाद हम उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और बाद में फिर हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते, किसी भी फेज पे जाके हम लोग रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं करते। लेकिन एजाइल में क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग एक लार्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें और उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स को हम लोग लिख लें और उसके बाद हम लोग जो है वो उसको चेंज ना करें, उसी को ही हम लोग जस्ट ऐड करें अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ पे क्या होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली स्टेक होल्डर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो किस तरह से इकट्ठी की जाती है, मतलब हर वीक एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है जिसमें जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ आप मिलके बातचीत करते हो, कम्युनिकेट करते हो, और उनसे आप जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं वो आप कलेक्ट कर रहे होते हो। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आप किसी भी फेज पे जाके चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप उसको अपडेट कर लेते हो और कंटिन्यूसली जो कस्टमर्स होते हैं आप उनसे फीडबैक लेते रहते हो।
नेक्स्ट रह जाता है प्लानिंग। अब प्लानिंग में भी ये नहीं होता कि आप एक दफा प्लान कर लेते हो सॉफ्टवेयर की बारे में कि इसमें क्या क्या चीजें ऐड करनी है और उसके बाद जस्ट आप जो है वो आगे उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो, बल्कि डेवलपमेंट भी हर फेज पे हो रही होती है, या जितने भी सॉफ्टवेयर के पार्ट्स होते हैं या स्प्रिंट्स जिसे हम लोग बोलते हैं, उनमें आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। ड्यूरिंग प्लानिंग डेवलपर्स एंड स्टेक होल्डर वर्क टुगेदर। प्लानिंग के दौरान दोनों मिलकर इकट्ठे काम कर रहे होते हैं। जो इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेते हो प्रोडक्ट बैकलॉग से। अब प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है? बेसिकली इसके अंदर सारे फीचर्स लिखे होते हैं जो आपने प्रोडक्ट के अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करने होते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जो सिलेक्टेड टास्क होते हैं, मतलब जो आपने प्रोडक्ट बैकलॉग से जो टास्क आपने सेलेक्ट किए होते हैं जिनको आपने परफॉर्म करना होता है, वो आप कहाँ पे मूव करते हो? स्प्रिंट बैकलॉग में मूव कर देते हो। अब स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है? यहाँ पे वो वाले फीचर्स आपने ऐड किए होते हैं जो अभी आपने करेंटली परफॉर्म करने होते हैं। उसके बाद आप प्रायोरिटीज को डिसाइड करते हो, मतलब क्या कहते हैं, किस फीचर को आपने पहले परफॉर्म करना है, किस फीचर को आपने बाद में परफॉर्म करना है। उसके बाद जो प्लानिंग होती है, ऑब्वियसली उसमें भी चेंजेस आती रहती हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट चेंज हो रही होती है वैसे वैसे प्लानिंग में भी चेंजेस आती रहती है। फिर आता है डिज़ाइन। अब डिज़ाइन में भी ऐसे ही है कि यही नहीं कि एक दफ़ा जब आपने सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग कर ली है तो उसके बाद आप चेंजेस नहीं करोगे, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब जब आप कस्टमर के साथ मीटिंग करते हो वैसे वैसे वो आपको चेंजेस करने का बोलता है, तो ऑब्वियसली साथ साथ डिज़ाइनिंग में भी चेंजेस आती रहती हैं, आप डिज़ाइन को भी मॉडिफाई करते रहते हो। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि डिजाइन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, डेवलपर्स कंटिन्यूसली इंप्रूव द डिजाइन। डिजाइन को वो इंप्रूव करते रहते हैं, फीचर्स वगैरह को मॉडिफाई करते रहते हैं, डिजाइन को वो चेंज करते रहते हैं। डिजाइनिंग के अंदर एडेप्टेशन आती रहती है, जैसे जैसे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती हैं और जितने भी आइडियाज हैं आप स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करते हो। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन में वही बात कि ये तो नहीं कि जब आपने एक दफा एक फीचर ऐड कर दिया तो उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे जैसे आपको स्टेक होल्डर बोलेगा कि आपने चेंजेस करनी है, वैसे वैसे जो है वो आप चेंजेस कर रहे होते हो सॉफ्टवेयर के अंदर। डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग शॉर्ट स्प्रिंट्स। अब यहाँ पे भी डेवलपमेंट एक ही साथ आप पूरी डेवलपमेंट नहीं कर लेते, या सॉफ्टवेयर को एक ही साथ आप डेवलप नहीं करते, बल्कि आप स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हो और उसके बाद आप स्मॉल पार्ट्स को, या जिसे स्प्रिंट बोलते हैं, उसको आप डेवलप कर रहे होते हो। और साथ साथ जो आपका सॉफ्टवेयर है जैसे जैसे वो डेवलप होता जाता है आप स्टेक होल्डर को डिलीवर करते रहते हो। फिर आता है टेस्टिंग। अब टेस्टिंग भी ऐसी होता है कि जैसे जैसे आप एक एक स्प्रिंट को डेवलप करते हो साथ साथ टेस्ट कर रहे होते हो। जैसे जैसे एक मॉड्यूल को या एक फीचर को आप ऐड करते हो सॉफ्टवेयर के अंदर, आप उसको टेस्ट करते हो, देखते हो कि क्या उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, एरर्स वगैरह को फिक्स करते हो। और फिर उसके बाद जब वो बिल्कुल ठीक तरीके से आपको समझ आ जाती है कि ये हमारा वर्क कर रहा है, तो फिर आप क्या करते हो, उस सॉफ्टवेयर को या जो भी उसका पार्ट होता है सॉफ्टवेयर का वो आप डिलीवर कर देते हो कस्टमर को। जैसे कि इसके अंदर क्या लिखा है, टेस्टिंग हैपेंस कंटिन्यूसली थ्रू आउट डेवलपमेंट। अब जो टेस्टर्स होते हैं या जो डेवलपर्स होते हैं वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। पहले वो मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद ऑटोमेटेड टेस्टिंग कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद जो है वो बग्स वगैरह को फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि जो है वो बाद में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अब हम लोगों से बात की थी वाटरफॉल मॉडल की, तो वहां पे क्या होता था कि जब हम लोग एक प्रॉपर पूरे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेते थे उसके बाद हम टेस्टिंग करते थे, लेकिन यहाँ पे होता है कि हम लोग हर फीचर पे टेस्टिंग कर रहे होते हैं। फिर डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि जब हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं फीचर्स उसके बाद जो है वो हम लोग रियल यूजर्स को असाइन कर देते हैं कि अब वो यूज़ करें, ठीक है, ये जिनके लिए हम लोगों ने बनाया होता है, जो हमारा फोकस ग्रुप होता है, उनको फिर हम लोग सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं कि अब आप उसको यूज़ करो, देखो कि क्या ये ठीक तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग कंप्लीट फीचर्स आर डिप्लॉयड। जितने भी फीचर्स होते हैं उनको डिप्लॉय करते हैं। सॉफ्टवेयर इज फर्स्ट प्लेस्ड इन अ स्टेजिंग इन्वायरमेंट फॉर वैलिडेशन। इसका मतलब ये है कि जब एक दफा सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, पहले वो चेक करते हैं, ठीक है, उसको वैलिडेट करते हैं कि क्या बिल्कुल ठीक तरीके से जितने भी फीचर्स हैं वो काम कर रहे हैं। उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाते हैं, आफ्टर अप्रूवल इट इज रिलीज टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, कि जब वो अप्रूव हो जाता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है, उसके बाद फिर हम लोग रियल यूजर्स को या कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, उनको हैंड ओवर करते हैं सॉफ्टवेयर। उसके बाद वो चेक करते हैं कि वो वैलिडेट कर रहे होते हैं। कस्टमर रिसीव फ्रीक्वेंट अपडेट इंस्टेड ऑफ वेटिंग अंटिल देन। यहाँ पे ये नहीं होता कि आप जो है प्रॉपर पूरे प्रोजेक्ट को एक दफ़ा कंप्लीट करो और उसके बाद कस्टमर्स को असाइन करो। यहाँ पे ये होता है कि साथ साथ जो है वो आप डिलीवर करते जा रहे होते हो। फिर आता है मेंटेनेंस फेज। अब मेंटेनेंस में क्या होता है, अब मेंटेनेंस भी ऑब्वियसली कंटिन्यू रहती है डिप्लॉयमेंट के बाद भी। अब इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं कि बाद में अगर यूजर्स को कोई भी इशू आता है, जो कस्टमर को कोई भी इशू आता है, तो फिर आप उन इश्यूज को फिक्स कर रहे होते हो। इसके अलावा जो है वो आप साथ साथ मीटिंग्स को जो है वो कंडक्ट करवाते रहते हो। फिर जितने भी कंप्लीट फीचर्स होते हैं उनको आप डिमोन्स्ट्रेट करते हो, शो कर रहे होते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनसे फीडबैक कलेक्ट कर रहे होते हो। फिर उन फीडबैक के बेसिस पे आप अपने प्रोडक्ट को या जो भी सॉफ्टवेयर है उसको आप इम्प्रूव कर रहे होते हो। और साथ साथ जो है वो अपने सॉफ्टवेयर को इन्हांस भी कर रहे होते हो।
अब इसके हम लोग एडवांटेजेस देख लेते हैं। हाईली फ्लेक्सिबल होता है, अडेप्टेबल होते हैं, मतलब चेंजेस वगैरह आप कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि आप साथ साथ जो है वो देखते रहते हो कि क्या कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई है, उसको चेंजेस वगैरह तो नहीं चाहिए, या उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा सॉफ्टवेयर के अंदर। फिर जो भी फंक्शनल सॉफ्टवेयर होता है, मतलब सॉफ्टवेयर का वो पार्ट जो वर्किंग कर रहा होता है, वो आप डिलीवर कर लेते हो। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट थ्रू रेगुलर डिमॉन्स्ट्रेशन एंड फीडबैक। यहाँ पे ये होता है कि आप साथ साथ अपने प्रोजेक्ट को या जो सॉफ्टवेयर है उसको इम्प्रूव कर रहे होते हो, क्योंकि आप साथ साथ जो है वो कस्टमर से फीडबैक ले रहे हो, तो उसको अपना जो प्रोजेक्ट है वो डिमॉन्स्ट्रेट करवा रहे होते हो, शो करवा रहे होते हो। बेटर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन अमंग टीम मेंबर्स। जो टीम मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन हो रही होती है और वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। फिर आते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज ये है कि आप बहुत ज़्यादा कस्टमर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हो, ठीक है। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर, तो आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके अलावा क्या है कि बहुत टाइम ले लेता है, जैसे ये ना कि फ्रीक्वेंट रिक्वायरमेंट चेंजेस में लीड टू स्कोप क्रीप, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा होता है क्योंकि बार बार चेंजेस करनी पड़ रही होती हैं। कोऑर्डिनेशन बहुत, अगर बहुत लार्ज टीम है तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन ऑब्वियसली डिफिकल्ट हो जाती है, और यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन से ही काम चलता है। इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम होती है, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ फोकस नहीं होता। जैसे वाटरफॉल में क्या होता है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, एक लार्ज डॉक्यूमेंट। इसके अलावा जो है वो उन क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर के लिए या उन प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है जहाँ पे वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स होते हैं या जहाँ पे चेंजेस नहीं करनी होती। अब इसके बाद हम लोग इनका डिफरेंस देख लेते हैं। वाटरफॉल मॉडल एक सीक्वेंशियल या लीनियर अप्रोच है, जबकि अजाइल की बात की जाए तो ये आइटरेटिव या इंक्रीमेंटल होता है। अब जो वाटरफॉल मॉडल होता है इसमें रिक्वायरमेंट्स फिक्स होती हैं, जबकि अजाइल की बात की जाए तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं। इसके अलावा जो वाटरफॉल मॉडल होता है यहाँ पे कस्टमर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता, बस स्टार्टिंग में इन्वॉल्व होता है, बिगिनिंग स्टेज पे इन्वॉल्व होता है, अपनी एक दफ़ा रिक्वायरमेंट्स बता देता है तो उसके बाद फिर कस्टमर का कोई काम नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो है वो कस्टमर कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहता है। इसके अलावा यहाँ पे होता है कि जब डेवलपमेंट हो जाती है, जब एक दफ़ा प्रोजेक्ट बन जाता है उसके बाद टेस्टिंग की जाती है। लेकिन एजाइल में क्या होता है कि साथ साथ जो है वो टेस्टिंग की जा रही होती है, हर फीचर की टेस्टिंग की जाती है कि क्या वो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर वाटरफॉल मॉडल की बात की जाए तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होता है वो एट द एंड कस्टमर को डिलीवर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जो स्मॉल पार्ट्स होते हैं या जिन्हें स्प्रिंट्स बोलते हैं वो साथ साथ डिलीवर किए जा रहे होते हैं अजाइल में। उसके बाद क्या है कि वाटरफॉल मॉडल में चेंजेस करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पे आप इजीली चेंजेस कर सकते हो। जो वाटरफॉल मॉडल है वो उसमें जो है वो बेटर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम की जाती है। वाटरफॉल मॉडल किस सिनेरियो के लिए बेस्ट है, जहाँ पे स्टेबल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स चेंज नहीं होती। लेकिन अजाइल मॉडल को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे वाटरफॉल मॉडल को एक्सप्लेन करना है, उसके फेजेस को आपने एक्सप्लेन करना है, उसके फोर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दें। फिर ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि अजाइल मॉडल को डिस्प्ले आपने एक्सप्लेन करना है, उसके आपने 7 फेजेस को आपने बताना होगा, उसके 4 एडवांटेजेस बताने और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। फिर उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बताएं वाटरफॉल मॉडल और अजाइल मॉडल में, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद आपको जो है वो क्वेश्चन दिया जा सकता है सिनेरियो बेस्ड, मतलब एक सिनेरियो दिया जाए, आपने उस सिनेरियो को रीड आउट करना होगा, फिर आपने उसके क्वेश्चंस के आंसर्स करने होंगे। जैसे एक सिनेरियो दे दिया गया है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन डेवलप कर रही है। अब वहाँ पे ये है कि जो कस्टमर है वो डेली बेसिस पे या साथ साथ फ्रीक्वेंटली जो है वो चेंजेस करने का बोल रहे हैं, और जो है वो साथ साथ जो सॉफ्टवेयर है उसको वो चेक भी कर रहे हैं कि क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो और उसके बाद हर पार्ट को पहले आप परफॉर्म करते हो, ठीक है, उसको डेवलप करते हो और साथ ही डिलीवर भी कर देते हो कस्टमर को। तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इज मोस्ट सूटेबल फॉर दिस प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर मॉडल सबसे बेस्ट होगा, और उसके बाद आपने अपने आंसर को जस्टिफाई करने रीजंस भी देनी है कि अगर आपने किसी भी सॉफ्टवेयर मॉडल का नाम लिया है तो क्यों लिया है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इस सिनेरियो के ऊपर कौन सा मॉडल लग सकता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ आपका आंसर ठीक है या नहीं। आप इसको अच्छे से एक दफ़ा रीड आउट कर लें, इसको अंडरस्टैंड कर लें, और उसके बाद फिर आपने इसकी रीजंस देनी है कि अगर आपने बताया है कि अच्छा ये वाला जो है वो मॉडल लग सकता है तो फिर इसके पीछे क्या रीज़न है। उसके बाद आ जाते हैं एमसीक्यूज। ये कुछ एमसीक्यूज हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से वाटरफॉल मॉडल का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है, एजाइल मॉडल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है, तो जितनी भी एमसीक्यूज हैं ये आप इजीली फौरन एक दफ़ा पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ये सब जो है वो इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं। टोटल ये 30 एमसीक्यूज हैं। अगर आपको ये एमसीक्यूज चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से पूरे क्या कहते हैं पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के इसी तरह से मैंने एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।